जीएस सेकंड पेपर की पोजीशन है। और अगर जीएस सेकंड पेपर में अगर ये देखा जाता है कि दोनों सेक्शन, जीएस सेकंड पेपर में है, फर्स्ट सेक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, भारतीय संविधान और शासन, दूसरा गवर्नेंस, तीसरा सोशल जस्टिस, और फोर्थ सेक्शन है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अब इस पूरे सेक्शन में या इस पूरे सिचुएशन में अगर इसका रेशियो देखते हैं ये वाले, तो ये है 70 to 75%, यानी सेकंड पेपर में 70 to 75% क्वेश्चन का एरिया ये रहेगा एंड 25 to 30% का एरिया आपका इंटरनेशनल रिलेशन का रहेगा। क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंस इस पेपर का होगा एक पॉलिटिकल एस्से, कोई ना कोई पॉलिटिकल एस्से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को रिलेट करेगा। नहीं, जो एस्से के पेपर हैं, एस्से के पेपर में एस्से का पेपर भी 250 मार्क्स का होगा। यहाँ पर दो सेक्शन होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। क्लियर। एक सिचुएशन यहाँ पर आपको मिलेगी, प्लस इस पेपर का दूसरा इंपॉर्टेंस आपको अगर देखा जाता है तो इंडियन सोसाइटी या सोशल इशूज, यहाँ पर आप, क्योंकि कोई भी अगर हम सोशल प्रॉब्लम ले रहे हैं, कोई भी सोशल प्रॉब्लम की स्थिति को अगर अपनाते हैं तो उस सोशल प्रॉब्लम का कोई ना कोई पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन तो आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी चीज को, किसी भी स्थिति को अगर हम कोई प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर आप देंगे कि नहीं देंगे। तो एक सिचुएशन यहां से आपको मिलेगी, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इस पेपर का इंपॉर्टेंस है। अब इस पेपर का इंपॉर्टेंस इस सेंस में अगर स्थापित हो रहा है या इस सेंस में अगर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है तो इस पेपर को लेकर थोड़ा सा आपको एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी या अलग से एक स्ट्रेटजी को आप अपना लीजिए। ठीक, ये भी हाइट में तो नहीं है। हाँ, या हिस्ट्री ज्योग्राफी तैयार हो या हिस्ट्री पॉलिटी तैयार हो या हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तैयार हो या पॉलिटी इकोनॉमिक्स तैयार, सिर्फ दो सेक्शन से सिलेक्शन तो होना नहीं है। ठीक, अब जो वास्तव में 25 से 30% बच रहे हैं यही आपका एक्चुअल कंपटीटर है। इसलिए आपको कंपटीशन इन्हीं से लेना जिनका या जिनके पास अच्छी तैयारी है, जिनके पास मैक्सिमम सेक्शन, या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो इंटरव्यू से बाहर आए हैं, जिनका कभी जिनका पीटी भी निकला होगा, मेंस लिखे होंगे, ये भी होंगे। इसलिए वास्तविक जो एक्चुअल कंपटीशन है आपका, वह एक्चुअल कंपटीशन इन्हीं से। ठीक, इसलिए जो सक्सेस का फार्मूला है, जो सफलता का मापदंड है, वह है कंप्लीट स्टडी। अब कंप्लीट स्टडी का मतलब यह है कि पूरा का पूरा, यहां पर भी एक मेथड अपनाया जाता है, एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि जीएस के अगर कंप्लीट स्टडी या कंप्लीट प्रिपरेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा जीएस का पेपर आप तैयार कर लें, क्योंकि ये भी कहा जाता है, ये भी माना जाता है कि बहुत कम लोगों को छोड़ दिया जाए, बहुत कम लोगों की स्थिति को अगर छोड़ दिया जाता है, बहुत कम लोगों की सिचुएशन को अगर देख लिया जाता है तो उसका एक मापदंड निकलता है कि जिसका सभी चीजें तैयार है, हिस्ट्री तैयार हो, ज्योग्राफी, सोसाइटी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, एथिक्स, ये सब तैयार हो जाए, ये भी नहीं होता है। एडमीस यहां पर आपको चाहिए, यहां पर आपकी स्थिति होनी चाहिए कि जो सिलेबस की पोजीशन है, चाहे वो पीटी का पोजीशन हो चाहे वो मेंस का हो, मेंस की पोजीशन। क्लियर। पीटी में यह देखने का प्रयास किया जाना चाहिए कि पीटी का सिलेक्शन कितने क्वेश्चन पर हो रहा है। मान लीजिए कि अगर यूपीएससी का पेपर कैसा भी हो, अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में पेपर का लेवल चाहे कैसा भी है, उस 100 क्वेश्चन में
50 से 55 क्वेश्चन किस किस एरिया को अगर हम तैयार कर ले तो 50 to 55 क्वेश्चन हमारा राइट हो जाए। अब 50 to 55 क्वेश्चन अगर देखते हैं, 50 to 55 क्वेश्चन अगर रख रहा है तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आपको 3 से 4 सेक्शन को बहुत मजबूत करना होगा। ठीक, अब अगर पीसीएस में पीएससी का अगर एग्जाम देखते हैं तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, और 150 क्वेश्चन में आप 100 से 110 के बीच में रहेंगे। 100 और 110 के बीच में अगर हैं तो यहाँ पर भी सिलेक्शन है पीटी का। ठीक, अब अगर हम मेंस के पेपर में एनालिसिस करते हैं तो यूपीएससी में 20-20 क्वेश्चन आते हैं। आपको यही है क्वेश्चन का लेवल, यही है 20-20, और ये आपको 3 आवर्स में करना है, यानी मीन्स 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन पर कितने टाइम देना पड़ेगा आपको? 9 मिनट, 8 से 9 मिनट। इसका मतलब कि तैयारी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, उस कैलकुलेशन को समझिएगा। अगर हम 20 क्वेश्चन करके 250 में 100 से 115 नंबर पा रहे हैं, समझिएगा। अगर 250 में किसी भी पेपर में अगर हम 250 की मार्किंग में अगर हम 100 से 115 नंबर पा रहे हैं, 115 नंबर, और दूसरा यदि हम 200 से लेकर 210 नंबर का क्वेश्चन अगर कर रहे हैं और यहां पर भी हम 100 नंबर पा रहे हैं तो अच्छा क्या है? अच्छा क्या हो सकता है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम 250 का अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, 250 नंबर का अगर पेपर है, कोई भी पेपर, जीएस का कोई भी पेपर अगर ले लेते हैं, तो उस 250 के पेपर में अगर हम बात करते हैं, 250 का पेपर करते हैं और 250 में 100 या 115 नंबर क्वेश्चन पा रहे हैं, तो उसकी स्थिति क्या है? वो सही है कि 200 से लेकर 210 नंबर का अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर भी उतना ही नंबर पा रहे हैं, तो अच्छा क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि 200 नंबर का मतलब कि 50 नंबर का मतलब कि हम 3-4 क्वेश्चन नहीं करेंगे, 4 क्वेश्चन नहीं कर रहे। क्लियर? यही मतलब हुआ ना, 4 से 5 क्वेश्चन हम नहीं, 4 क्वेश्चन नहीं कर रहे। 4 क्वेश्चन इंटू 9, 36 मिनट का समय आप बचा रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं? और उस 36 मिनट का समय उन क्वेश्चनों पर जो लगा रहे हैं जो आपकी अच्छी तैयारी। तो जो अब तक 9 मिनट का समय आपको मिल रहा था, जो 9 मिनट का समय मिल रहा था, वह समय आपको कितना मिल गया? 12-13 मिनट। अब 12-13 मिनट का समय यूज करके अगर हम आंसर लिखेंगे तो, और यहां पर 9 मिनट का अगर समय यूज करके हम आंसर लिख रहे हैं, तो यहां पर 12 नंबर में हम 5 नंबर पा रहे हैं, और यहीं पर अगर हम 12 इस आंसर को अगर 15-16 मिनट का यूज करके अगर लिख रहे हैं और 12 नंबर का अगर क्वेश्चन है या 15 नंबर का क्वेश्चन है और यहां पर 7 नंबर अगर मिल रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कि नहीं? मतलब समझ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंस तो यही आ रहा है। जो सिचुएशन, जो स्थिति है, वह स्थिति तो यही है। क्लियर? तो बेसिक चीजें क्या है? जो सिचुएशन है वह सिचुएशन यही है कि हम आंसर को 15 मिनट का यूज करें। आंसर को 15 मिनट का हम यूज कर रहे हैं, और अगर आंसर को 15 मिनट, तो हमारे पेपर की जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी क्या होगी? इंप्रूव करेगी। ठीक, यह चीज आपको हर जगह लगानी पड़ेगी। यह स्थिति आपको हर जगह आपको स्थापित करने, हर जगह आपको अपने जगह पर ये मानना पड़ेगा। क्लियर? इसलिए थोड़ी सी देखिए इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर। सिलेक्शन का सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंस है कि यदि आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं और सिलेक्शन हो गया, और जब आप इंटरव्यू देंगे कि मैंने खड़ा होकर पढ़ के सिलेक्शन लिया, तो दूसरा लड़का भी यही शुरू करेगा, खड़ा होकर ज्यादा फायदा है कि नहीं? लेकिन इंपॉर्टेंस है क्या? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है आपका सिलेक्शन, सबसे ज्यादा। और सिलेक्शन आपको तब मिलेगा या आप
की स्थिति तब होगी जब आप ईमानदारी से 1.5 ईयर, 1.5 साल पढ़ ले। यानी मीन्स कि 1.5 ईयर और 4.5 से लेकर 5 आवर पर डे। अब इसमें आप क्लास को मत काउंट करिएगा, इसमें आप क्लास का कैलकुलेशन मत करिएगा कि क्लास इस 4.5 घंटे में आपका क्लास का भी कैलकुलेशन है। ये है आपके क्लास की स्ट्रेटजी को छोड़कर, क्लास को छोड़ दीजिए और क्लास की स्थिति को अगर छोड़कर अगर हम कर रहे हैं, क्लास की स्थिति को अगर हम हटा के अगर हम पढ़ रहे हैं, ये सिचुएशन अगर 1.5 साल ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं, 1.5 साल ईमानदारी से, तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। लेकिन 1.5 साल, अब इस 5 घंटे की पढ़ाई में, इस 5 घंटे की पढ़ाई में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो सबसे बड़ा रिएक्शन है, या एक तरीके से हम ये कहें कि ये 5 घंटे की पढ़ाई आपको रोकेगा क्या, तो जो अब तक का जो एनालिसिस निकल रही है वह है, सही है। कभी आप लोग अपने मन से या अपने अंदर इस बात को ज्ञान किया है कि जितना आप लोग मोबाइल को ऑपरेट करते हैं उतना पढ़ते हैं, जितना आप अपना समय मोबाइल को ऑपरेट करने में लगाते हैं उतना समय आप अपने गोल को अचीव करने या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाते हैं? शुरू करते हैं। ऐसा होता है आपसे? देखिए, जो तैयारी, अब इसको लेकर इस पूरी सिचुएशन को अगर हम किसी थॉट के बेस पर समझे, किसी भी अगर एनालिसिस के बेस पर समझे, तो एक वेस्टर्न थिंकर हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं प्लेटो। ये फेज है लगभग 427 बीसी का, और प्लेटो के समय यहाँ पर एथेंस की जो पोजीशन है, एथेंस की जो स्थिति है, यहाँ पर लोगों में मोरल डिक्लाइन है, मीन्स नैतिक पतन, लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। और लोगों के नैतिक पतन का जो सबसे बड़ा कारण था वह था, पतन का जो रीजन है कि मेरिट एंड वर्क में डिफरेंस है। मेरिट एंड वर्क में क्या है? डिफरेंस है। यानी मीन्स गुण और कार्य के मध्य अंतर है। मतलब समझ रहे हैं इसका? नहीं, गुण, मेरिट, आप में मेरिट इस समय क्या है? आप में मेरिट है एज ए स्टूडेंट है, और काम करेंगे लीडरशिप में, तो डिफरेंस हुआ कि नहीं? डिफरेंस हुआ कि नहीं? अगर स्टूडेंट है तो आपका वर्क भी कैसा होना चाहिए? स्टूडेंट का ही होना चाहिए, ठीक। लेकिन मोबाइल के कारण आपका वर्क क्या होता है? कैमरामैन के हिसाब से फोटोग्राफर हो जाता है, समझे? कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं आप, है कि नहीं? इसलिए न तो स्टूडेंट के हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहे हैं, और न ही जो काम कर रहे हैं उसको हम फुलफिल कर पा रहे हैं। पोजीशन क्या निकल रही है कि स्टूडेंट और स्टूडेंट के वर्क में क्या हो जा रहा है? डिफरेंस हो जा रहा है, ठीक। स्टूडेंट और स्टूडेंट के वर्क में क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है, और वही डिफरेंस आपका क्या है? मोरल डिक्लाइन है, नैतिक पतन है। मोरल डिक्लाइन या नैतिक पतन का कारण है। इसलिए अगर हम मोरल डेवलपमेंट मीन्स नैतिक विकास की बात करते हैं, अगर हम नैतिक विकास की, व्यक्ति का नैतिक विकास क्या हो, तो प्लेटो कहता है कि नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड, मीन्स कि कार्य व गुण के बीच, गुण के मध्य विभेद न हो, कार्य और गुण के मध्य विभेद न हो। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के काम करें, क्लियर? टीचर है तो टीचर का काम करें, डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम करें, आईएएस है तो आईएएस का काम करें, पीसीएस है तो पीसीएस का काम करें, है कि नहीं? तब जाके आपके कार्य और गुण के बीच क्या विभेद समाप्त होगा। जैसे जस्ट लाइक कोई डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, और वह अपने डॉक्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर रहा, तो क्या उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा या फिर समाज के लिए कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता।
कभी इस बात को लेकर आप लोग एनालाइज किए हैं? कभी भी इस बात को लेकर आप एनालाइज किए हैं? आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, एक प्रश्न ये है कि जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि सभी लोग एज ए स्टूडेंट, और स्टूडेंट का इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? पढ़ाई कर। और जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते हैं, कभी आपके अंदर आत्मग्लानि आती है कि आज मैं अपना कार्य नहीं पूरा किया हूं? कभी कभी नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट होने के नाते आपका जो कार्य था पढ़ना, दिन भर आपने पढ़ा नहीं है, तो उस स्थिति में कभी भी आपको अपने अंदर कभी गिल्टी फील होती थी? नहीं। इसका मतलब कि आप लोग स्टूडेंट थे ही नहीं। अब एक सिचुएशन मैं बता रहा हूं, आप लोग जाकर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, अपने ऊपर पूर्णतः एक्सपेरिमेंट करना। क्लियर? एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक दिन खूब घूमना, खूब घूमिएगा, ठीक? जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है घूमने की, घूमिएगा, लेकिन शाम को 8 बजे अपने कमरे में बैठकर और लाइट को ऑफ कर दीजिएगा और चेयर पर बैठकर अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि आज मैंने क्या किया है, आज मैंने क्या किया है। तो जवाब मिलेगा, एक ही चीज जवाब मिलेगी, आज मैं अपने साथ न्याय नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप स्टूडेंट थे और काम किया है घूमने का। तो स्टूडेंट के वर्क और घूमने जो है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं? डिफरेंस आ गया। और जब स्टूडेंट होकर आप स्टूडेंट के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्तव्यों की स्थिति का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन में पास कैसे होंगे? और जब एग्जामिनेशन में आप पास नहीं होंगे तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे आपका मोरल डेवलपमेंट होगा? कैसे आपका नैतिक विकास होगा? कैसे आप अपना मोरल डेवलपमेंट करेंगे? इसलिए प्लेटो खुद कहता है, और प्लेटो से बड़ा कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर था, और उसने कहा कि व्यक्ति के मोरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने नैतिक विकास को लेकर अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क करे, अपने गुण के अनुसार वह कार्य करे। और अगर अपने गुण के अनुसार वह कार्य करता है, अपने गुण के अकॉर्डिंग अगर कार्य करता है, तो व्यक्ति का नैतिक विकास होगा। ठीक? अब विभेद ना हो, इसी को प्लेटो नीड्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट मानता है। नीड्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। क्लियर? और व्यक्ति के नैतिक विकास को लेकर उसने जस्टिस थियरी दी। और यही जस्टिस थियरी मैंने आपसे अभी कहा कि दिन भर घूमने के पश्चात अगर मैं अपने आप से क्वेश्चन खड़ा करता हूं कि आज मैंने क्या किया, तो एक ही जवाब मिलता है कि आज मैं अपने साथ न्याय नहीं किया। ठीक? अब इस जस्टिस को अचीव करने के लिए, यानी मींस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस according to Plato, there is no difference between merit and work. Clear? And the achievement of the justice is two way. First, positive, यानी मीन्स सकारात्मक पक्ष, और दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है कि आपके अंदर है क्या, आपके अंदर है क्या, आपके अंदर किस चीज की क्वालिटी है, आपके अंदर किस चीज का इंपॉर्टेंस है, कौन सा कैरेक्टर है जो आपको आपके मोरल डेवलपमेंट के लिए या आपके मोरल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग आपको आगे लेके चल सके। और पॉजिटिव अप्रोच के अंतर्गत एजुकेशन की थियरी देता है। एजुकेशन, और एजुकेशन ही डिफाइन करता है, एजुकेशन ही डिफाइन करता है कि आपके अंदर किस चीज की क्वालिटी है। क्लियर? किस चीज का इंपॉर्टेंस है, ये मतलब समझ में आ गया? क्लियर? देन निगेटिव को लेकर उसने कम्युनिज्म थियरी दी, यानी कि साम्यवाद का सिद्धांत दिया। और साम्यवाद के माध्यम से वह यह चीज डिफाइन कर रहा है, कि वे क्या रीजन है
जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों से या मीन्स जो उसके कार्य है उस कार्य को अपने तरीके उस कार्य को करने से विमुख कर रहा है, यानी मीन्स कुछ रीजन होंगे, यानी मीन्स कि कम्युनिज्म थियरी के माध्यम से साम्यवाद के द्वारा प्लेटो यह बताने का प्रयास करता है कि कोई भी व्यक्ति कब या किन कारणों से अपने कर्तव्यों से विमुख होगा, और इसके तहत उसने दो चीज दी, एक है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति, एंड सेकंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, संपत्ति का साम्यवाद, संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा कम्युनिज्म परिवार का साम्यवाद। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? दो चीजें हैं, एक है संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। ठीक, ये सिचुएशन है कि नहीं? अब एक चीज हमें आप बताइए कि आपके पास आपकी जरूरत से अधिक पैसा हो जाए तो आप अपने कर्तव्यों को करेंगे, पढ़ाई करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क हो गया कि नहीं? हो गया। एक रीजन तो ये भी है कि नहीं? जी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो जाए तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा कि चंद्रमा पर घूमने का मन लगेगा? है? ईमानदार है। ये थियरी ये भी मिल गई, ये भी मिल गई। इसलिए प्लेटो कहता है ये दो ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से, और प्रेजेंट टाइम में आईटी सेक्टर में अगर प्लेटो होता तो शायद मोबाइल सेक्टर भी जोड़ देता कि व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से विमुख करने का एक बड़ा कारण आईटी सेक्टर भी है कि नहीं? तो इस स्थिति में या इस सिचुएशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना होगा। अब इन्हीं कर्तव्यों की बात जस्टिस थियरी, जस्टिस का मतलब अकॉर्डिंग टू प्लेटो कि जस्टिस, अगर प्लेटो की जस्टिस देखें तो प्लेटो के लिए जस्टिस है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेरिट एंड वर्क, कार्य और गुण के बीच डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आप लोग इस समय आपके अंदर जो मेरिट है वह एज ए स्टूडेंट का है, क्लियर? तो अगर आपके अंदर स्टूडेंट का अगर मेरिट है या स्टूडेंट के कैरेक्टर है और आप कार्य कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो आपके अंदर जब स्टूडेंट के कार्य करेंगे तो आप स्टूडेंट होने के नाते जब स्टूडेंट के वर्क करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि आप स्टूडेंट के रूप में जो ऑब्जेक्ट या जो गोल अचीव करना चाहते हैं वह गोल या टारगेट आपको क्या होगा? अचीव होगा। कैरेक्टर देखकर, उम्र को देखकर ये लगता है कि आप स्टूडेंट है लेकिन काम करते हैं नेतागिरी वाले, तो स्टूडेंट के गोल कहाँ मिलेंगे आपको? जितने लोग अभी 2 दिन पहले रिजल्ट यूपी पीसीएस का आया जिसमें से 10 महिलाओं में से 10 टॉप 10 कैंडिडेट में से 8 महिलाओं ने टॉप किया। क्या वह महिलाओं ने या उस तैयारी करने वाले स्टूडेंट ने क्या स्टूडेंट के कर्तव्य से विमुख होकर कार्य किया इसलिए सिलेक्शन पा गया? कि स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट के साथ साथ वह स्टूडेंट होने के कर्तव्यों का पालन किया? मतलब तो यही था कि वह स्टूडेंट थे और स्टूडेंट होने के कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। इसलिए उनका क्या हो गया? सिलेक्शन हो गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जिस उद्देश्य को लेकर यहां पर आए हैं वह उद्देश्य आपका ऐसा होना चाहिए कि वह उद्देश्य कभी भी आपको अपने कर्तव्यों से विमुख करने का रास्ता ना दे या आपको अपने कर्तव्यों से विमुख न कर पाए। इसलिए हमेशा आपका गोल आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि ये मेरा गोल है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हमारी तभी हो सकती है जब मैं इस उद्देश्य को पूरा करेंगे, हम जब ये उद्देश्य को हम अचीव करेंगे। ये तब होगा जब जब आप अपने गोल को लेकर या अपने गोल की स्थिति को लेकर आप रिजिड हो जाए। इसलिए पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब क्या कहते हैं कि सपने वे नहीं होते हैं जो सोए में देखे जाते हैं, सपने वे होते हैं
जो आपको सोने न दे, ये स्थिति है। अब यही चीज मैं इसी कंसेप्ट को, प्लेटो की इसी कंसेप्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टेबल कर रहा हूं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया, ठीक, 26 जन 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर? इसका मतलब कि नियर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 73 ईयर्स हो गए, 73 ईयर्स हो चुके हैं। और इस 73 ईयर्स में जो पॉलिटिकल सिस्टम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट करके दे रहा है, यानी मीन्स कि यह कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर रही है। और इनका जो कैरेक्टर था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण करना। तो क्या ये जो कैरेक्टर है, जो मेरिट है, या इनके अंदर ये इस बात की क्वालिटी है कि ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक संविधान का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये एक संविधान का निर्माण किए, तो इन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन करके 73 ईयर्स में जो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल किया, उस पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से आपके जीवन स्तर में जो सुधार किया, तो इन्होंने तो अपने साथ न्याय किया है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इन्होंने अपने साथ क्या किया है? न्याय किया है, क्योंकि इनको जो कर्तव्य दिए गए थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हुए भारत के लिए, यानी विविधताओं से भरे हुए एक समाज के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, एक ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की जो 73 सालों में भारतीय लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र या विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक स्टेट बना दिया। तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, या आप कैसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं किए। क्योंकि ये 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हम संविधान को लागू कर रहे थे, उस दिन अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खुद कहते हैं उन्होंने कहा था कि इस संविधान को लागू करके हम सामाजिक आर्थिक विषमताओं से भरे हुए युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो यह भी कहते हैं कि कोई भी संविधान अच्छा और बुरा नहीं होता, हर संविधान की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन के उसके क्रियान्वित करने वाले लोग कैसे हैं। अगर अच्छा से अच्छा संविधान बना दिया जाए, अच्छे से अच्छे राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर दी जाए, संविधान का निर्माण कर दिया, और उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं है, तो संविधान असफल हो जाएगा। अगर बुरा से बुरा संविधान भी बनाया जाता है, और बुरे से बुरे संविधान की अगर स्थापना करने के बाद उसे लागू करने वाले लोग अगर नॉन क्वालिफाइड हैं, तो अच्छा संविधान बुरा हो जाएगा। और अगर लागू करने वाले लोग क्वालिफाइड हैं, तो बुरा संविधान भी क्या हो जाएगा। और इसी स्थिति को 1998 में भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता के युग की शुरुआत होती है, भारत में राजनीतिक स्थिरता की सिचुएशन की शुरुआत होती है, तो उस समय उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान बुरा नहीं होता। संविधान की सफलता और असफलता निर्भर करती है कि उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है। अब इस तरह का दृष्टिकोण अंबेडकर भी बोलते हैं, इस तरह का दृष्टिकोण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बोलते हैं, और इसी तरह का दृष्टिकोण आपके KR नारायणन। और KR नारायणन का परिचय कि KR नारायणन जो भारत के राष्ट्रपति थी, वह प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक हेरोल्ड लॉस्की के स्टूडेंट थे। तो इन सभी स्थितियों का इंपैक्ट, या इन सभी स्थितियों के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो एक चीज दिख रही है कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी अगर है, तो आप कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप आ रही है, तो उसको आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसके लिए सिर्फ ये है कि आप पर डे, जैसे मान लीजिए एक सिचुएशन ये भी मान लिया जाता है, एक स्थिति ये भी मान ली जाती है कि चलो सर तो बोल रहे हैं कि 4 ही घंटा पर डे पढ़ना है, ठीक, तो एक सप्ताह 6 दिन में 24 घंटे हुए, ठीक, एक दिन 24 घंटा पढ़ लेते हैं और 5 दिन मौज मस्ती करते हैं। ये संभव है? हाँ, यानी पढ़ाई, ये एक चीज सबसे बड़ी विडंबना है
कि आप लोग अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो समय की कटौती करते हैं, वह कटौती सिर्फ पढ़ाई में ही क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आप अपनी उस उद्देश्य को, आप अपने समय की कटौती सोने में क्यों नहीं कर लेते? आप अपने अपने कार्यों की कटौती मोबाइल को ऑपरेट करने में क्यों नहीं कर लेते हैं? अन्य कार्यों में सब कटौतियां जाकर पढ़ाई के समय में ही क्यों होती है? क्यों होती है? सोने में आप कटौती करेंगे नहीं। हाँ, उसमें आप अपने टाइम को इंक्रीज भले कर सकते हैं, 6-7 घंटे की जगह पर 8 घंटे आप सो लेंगे, लेकिन पढ़ाई में वो समय 4 घंटे का करके 4 घंटे की अगर पढ़ाई है तो वो 3.5 हो जाएगी, लेकिन 4.5 नहीं होगी। इसका मतलब कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो किसी प्रेशर में पढ़ रहे हैं। बताइए कि जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो किसी प्रेशर की पढ़ाई है, किसी के दबाव में पढ़ाई है? बताइए, क्या इस पढ़ाई से इस जो पढ़ेंगे दूसरे को देंगे, डोनेट करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये आप पढ़ेंगे अपने लिए, सिलेक्शन पाएंगे अपने लिए, और जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपकी जो पोजीशन है, जो सोशल स्टेटस है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, वह सब बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक आपके मस्तिष्क में यह विचार बैठा हुआ है कि हम पढ़ रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। क्यों? सही है। कभी ये सोचे हैं कि हम पढ़ किसको रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? और इसी पर एक सवाल मैं फिर खड़ा करता हूं कि एक पेरेंट्स, एक माँ बाप अपनी आवश्यकताओं को नजरअंदाज करके आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं? तो वह तो अपने कर्तव्यों का पालन करके प्लेटो की जस्टिस की थियरी के अकॉर्डिंग अपना कार्य कर रहा है, लेकिन आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं, आप अपने साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। तो जब आप अपने साथ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप अपना मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं? कैसे ये माना जाए कि आपका नैतिक विकास हो जाएगा? क्योंकि नैतिक विकास के लिए जरूरी है कि आपके मेरिट और आपके वर्क में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर आकर जब देखा जाता है तो मेरिट कुछ और है और वर्क क्या है? कुछ और है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सफलता के लिए एकमात्र सूत्र है, सफलता के लिए या अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकमात्र सूत्र है कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वह चीज आपके आचरण में दिखनी चाहिए। जैसे जस्ट लाइक एक सिचुएशन मान के चलिए, कभी इस बात को लेकर क्वेश्चन खड़ा हुआ है, कभी इस बात को लेकर यह स्थिति पैदा हुई है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से कॉलेज में पढ़ाई पढ़ रहे हैं और अच्छे से सिचुएशन में आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और आपसे कोई गलती हो जाए तो घर वाले आपको ये नहीं बोलते हैं कि तुम क्या पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में उससे गलती हो, वह चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी कार्य को करने के बाद भी अगर गलती हो रही है तो ये मान के चलिएगा कि आप ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं।